हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं सवालों को चैप्टर जंतु ऊतक से, चैप्टर एनिमल टिश्यू से हम लोग 70 प्रश्नों को करने जा रहे हैं। 70 प्रश्न ये वन लाइनर के फॉर्म में है। यह है आपके रिवीजन के लिए। इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो से। ये आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित होगा। अगर आप चाहते हैं इसी चैप्टर को एमसीक्यू के फॉर्म में देखना, एमसीक्यू प्लस थ्योरी के फॉर्म में देखना, तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। एनसीईआरटी सीरीज में मैंने ये चैप्टर करवाया हुआ है। 100 सवाल मैंने करवाया हुआ है। 1 घंटा 18 मिनट का ये वीडियो है। एमसीक्यू है, साथ में थ्योरी है। तो आप इस फॉर्म में चाहते हो देखना तो भी आप देख सकते हो। यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर के सर्च मारना है एनिमल टिश्यू स्टडी ट्यूब एजुकेशन, तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है और आप एक बार रिविजन करना चाहते हो तो ये वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसे ऊतक कहा जाता है। जंतु ऊतक शब्द किसने दिया? या फिर सवाल सिंपली ये रहे कि ऊतक शब्द किसने दिया, तो आंसर होगा बिकट। बिकट बोल दो या फिर बिचट बोल दो। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? ये दिया मेयर ने। हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना किसने की थी? मार्सेलो मैलपिगी ने। हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है बिकट को या फिर बिचट को। जंतु ऊतक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? एनिमल टिश्यूज 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। उपकला, जिसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं या फिर सिंपली एपिथेलियम बोल सकते हैं। संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, पेशी यानी कि मस्कुलर टिश्यू, और तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। जंतु के शरीर को ढकने, बाह्य रक्षा प्रदान करने तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करने वाला ऊतक कौन सा है? ये एपिथेलियल ऊतक यानी कि एपिथेलियम उपकला ऊतक। ये परिभाषा है उपकला ऊतक की। एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? ये सारे काम है सुरक्षा प्रदान करना, आवरण करना, श्रवण करना यानी कि सिक्रेशन, अवशोषण, विसरण सीमा का निर्माण करना यानी कि डिफ्यूजन बाउंड्री का निर्माण करना। डैश की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नग्न होता है। कोशिकाएं जो है काफी सटे होते हैं, इनके बीच जो है स्थान, कोशिकाओं के बीच में स्थान, इसी को यहाँ अंतर कोशिकीय प्रसार कहा गया। ये नग्न होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे, ये सारे के सारे जो हैं ये एपिथेलियम है, सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं। सबकी कोशिका देखो कितने आपस में सटे हुए हैं, तो नग्न है अंतर कोशिकीय प्रसार, नहीं के बराबर है कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान। सरल उपकला ऊतक में कोशिकाओं की कितनी परत होती है? जैसे बोल दे सरल मतलब कोशिका की बस एक परत है। अस्थिरीकृत या फिर अस्तरित उपकला ऊतक में कोशिकाओं की कितनी परत होती है? जैसे बोल दे अस्थिरीकृत, अस्थिरित या फिर स्ट्रैटिफाइड, मतलब 2 या 2 से अधिक परत है। यहाँ पर आप देख सकते हो जहां जहां सिंपल लगा हुआ है वहां पर कोशिका की बस केवल एक ही परत है, लेकिन जहां स्ट्रैटिफाइड लगा हुआ है वहां देखो कोशिका की कितनी सारी परत है। यहाँ 2 परत है, यहाँ पर 3 परत है, यहाँ पर 3 से भी ज्यादा है। तो स्ट्रैटिफाइड, अस्थिरीकृत का मतलब क्या हुआ? कोशिका की 2 या 2 से अधिक परत होगी। सरल का मतलब कोशिका की केवल एक परत होगी। कौन से उपकला ऊतक की कोशिकाएं चपटी या पतली होती है? कोशिकाएं जो है चपटी या पतली होती है शल्की में। शल्की यानी कि स्क्वामस, जो स्क्वामस एपिथेलियम है उसकी कोशिका चपटी या पतली होती है। शल्की उपकला ऊतक की कोशिका चपटी या पतली होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोशिका चपटी या पतली है। किस उपकला ऊतक की कोशिकाएं खंबे जैसी होती है? खंबे जैसी, इस प्रकार से खंबे जैसी होती है, और इसका जो केंद्रक है ना ये नीचे की ओर होता है। इसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, एपिथेलियम की जो कोशिका होती है वो आधार झिल्ली पर टिकी होती है। एपिथेलियम की जो कोशिका होती है वो आधार झिल्ली पर टिकी होती है। ये खासियत है एपिथेलियम का। एपिथेलियम की जो कोशिका होती है वो आधार झिल्ली पर टिकी होती है। तो आधार झिल्ली, बेसमेंट झिल्ली किस ऊतक की एक अद्वितीय गुण है यानी कि यूनिक फीचर है? ये उपकला ऊतक। तो ये खंबे की आकार की कोशिका है, क्योंकि एपिथेलियम है तो कोशिकाएं जो है आपस में सटी होती है, अंतर कोशिकीय प्रसार नग्न होता है। और खंबे की आकार की जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ यानी कि नीचे की ओर होता है। तो ये है पिलर लाइक सेल्स, तो हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, स्तंभकार उपकला ऊतक। मान लो इसी में अगर सीलिया हो, बालों जैसी जो संरचना होती है, बाल जैसी जो संरचना होती है इस प्रकार से, तब हम क्या बोलेंगे? कॉलमनर एपिथेलियम तो है ही, इसमें हम सिलिएटेड लगा देंगे, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम यानी कि पक्षमाभी स्तंभकार उपकला ऊतक। तो ऐसे आपको तोड़कर समझना है। अगर सरल है मतलब कोशिका की केवल एक परत है। अगर अस्थिरीकृत है मतलब कोशिका की 2 या 2 से अधिक परत है। अगर स्तंभकार है मतलब कोशिका लंबी है। अगर घनाकार है मतलब कोशिका घन की आकार की है। अगर शल्की है मतलब कोशिका चपटी है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अगर कहीं पर पक्षमाभी लिखा हुआ है, पक्षमाप सीलिया है, तो मतलब वहां पर सीलिया लगा दो, तो बहुत ही आसान है। किस प्रकार के उपकला ऊतक की कोशिकाओं के पास
पक्षमाभ यानी कि सीलिया उपस्थित हो सकते हैं। सीलिया घनाकार में और स्तंभकार में देखने को मिल सकती है। शल्की उपकला में सीलिया कभी नहीं होता, यानी कि जो स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं उनमें आपको सीलिया देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे यहाँ देखो स्तंभकार में मिला, ऐसे ही ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और क्यूब की आकार की आप कोशिका यहाँ पर बना दो, क्यूब की आकार की कोशिका बना दो, तो आप यहाँ पर देखो नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि यूनिक फीचर है एपिथेलियम का। मैंने क्यूब के आकार की यानी कि घन के आकार की मैंने कोशिका बनाया, तो ये घनाकार एपिथेलियम है। क्योंकि कोशिका की केवल एक ही परत है, मतलब ये सरल घनाकार एपिथेलियम है। अगर मैं यहाँ पर सीलिया लगा दूं इस प्रकार से, तब क्या हो जाएगा, पक्षमाभी घनाकार एपिथेलियम यानी कि उपकला उत्तक। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो उत्तक है वो उनमें कोशिकाएं किस प्रकार से हैं। अगर मैं इसी पर एक और परत ऐसे बना दूं तब ये अस्त्रीकृत हो जाएगा, अस्त्रीकृत घनाकार उपकला उत्तक। विसरण के लिए कौन सा उपकला उत्तक उत्तरदायी है? विसरण में क्या होता है, चीजों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहां से चीजों को इधर लाना है या फिर इधर से चीजों को इधर ले जाना है, तो डिफ्यूजन बाउंड्री यहां पर किस प्रकार की कोशिका होंगी, जो चपटी कोशिकाएं होंगी वो होंगी यहाँ पे, ताकि जो चीजें हैं वो आसानी से आर पार जा सके। तो चपटी होनी चाहिए, तो शल्की। डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ एक परत होनी चाहिए या दो से अधिक परत होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे एक परत होनी चाहिए ताकि आसानी से आर पार जा सके चीजें, तो सरल होनी चाहिए। तो सरल शल्की उपकला उत्तक, सिंपल यानी कि एक लेयर, स्क्वामस यानी कोशिका चपटी होनी चाहिए। तो जहां डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना है, विसरण करवाना है, वहां पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम चाहिए। सरल शल्की एपिथेलियम उत्तक कहाँ पाया जाता है? देखो कहाँ पाया जाएगा, फेफड़ों की कुपिका में, यानी कि लंग्स में जो एल्विलाई है वहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वहां पर सरल शल्की एपिथेलियम चाहिए। रक्तवाहिनी में चाहिए, रक्त से जो चीजें होती है वो कोशिका के अंदर आएंगे, कोशिका में जो बेकार की चीजें हैं वो रक्त में वापस जाना है, तो वहां पर होगा विसरण, तो वहां पर चाहिए सरल शल्की एपिथेलियम। अस्त्रीकृत या अस्त्रित शल्की एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? त्वचा के एपिडर्मिस में। त्वचा में 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो त्वचा के एपिडर्मिस में मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी, योनि यानी कि वेजाइना, ग्रास नली यानी कि इसोफेगस, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। तो अस्त्रीकृत या फिर अस्त्रित ये एपिथेलियम आपको वहां मिलेगा जहां चाहिए प्रोटेक्शन, क्योंकि कई सारे लेयर है ना, तो प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटिफाइड चाहिए, अस्त्रीकृत या अस्त्रीकृत चाहिए। घनाकार और स्तंभकार उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? स्राव यानी कि सिक्रीशन करना, अवशोषण, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तो जहां यांत्रिक सहारा प्रदान करना है वहां पर स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, यानी कि अस्त्रीकृत हो जाएगा, और जहां स्राव करवाना हो, अवशोषण करवाना हो, वहां कोशिका की बस एक परत यानी कि सरल घनाकार, सरल स्तंभकार। घनाकार उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है? वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के स्तर में। यहां देख सकते हो यह स्तंभकार कोशिका जिस पर सीलिया प्रेजेंट है, तो यह है पक्षमाभी स्तंभकार एपिथेलियम, यानी कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। स्तंभकार उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत, अमाशय, पित्ताशय के भीतरी सतह में। छोटी आंत में जो आप माइक्रोविलाई देखते हो, विलाई के ऊपर जो माइक्रोविलाई होते हैं, तो वो जो कोशिका होती है वो स्तंभकार होती है। कौन सा उपकला उत्तक ग्रंथि बनाते हैं? घनाकार और स्तंभकार उपकला उत्तक जो है ग्रंथि बनाते हैं, यानी कि ये सिक्रीशन करते हैं। पक्षमाभी स्तंभकार एपिथेलियम कहाँ उपस्थित है? मतलब स्तंभकार है, कोशिका जो है खंबे जैसी है, यानी इसकी बात की जा रही है, और साथ में सिलिया भी हो। पक्षमाभी स्तंभकार एपिथेलियम, सिलिया भी हो, स्तंभकार खंबे जैसी कोशिका हो, तो वो एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो श्वास नली और डिंब वाहिनी नालिका, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जो एग होता है ना, उसको पुश करने के लिए, धक्का लगाने के लिए सिलिया चाहिए होता है। वह कौन सा प्रोटीन है जो कठोर और जलरोधक है, यानी कि जल को आर पार नहीं जाने देता है? यह त्वचा के एपिडर्मिस में, नाखून, बाल में पाया जाता है। यह केराटिन प्रोटीन। संयोजी उत्तक में अंतरकोश की अधात्री डैश होती है। आपने अभी देखा कि जो एपिथेलियम की कोशिकाएं होती है वो काफी सटे होते हैं, अंतरकोश के प्रसार जो है वो नगण्य होते हैं। लेकिन जो संयोजी उत्तक होते हैं, जो कि दूसरा प्रकार है जंतु उत्तक का, इसमें अंतरकोश की अधात्री यानी कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है वो अधिक होती है। अब मैट्रिक्स ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ कि स्पेस ज्यादा है, कोशिकाओं के बीच स्पेस ज्यादा है, इसलिए तो मैट्रिक्स भी ज्यादा है। और एपिथेलियम में क्या था? कोशिकाओं के बीच स्पेस नगण्य था, तो मैट्रिक्स भी नगण्य था। संयोजी उत्तक में अंतरकोश की अधात्री किस अवस्था में हो सकती है? ठोस हो सकती है, तरल हो सकती है, जेली जैसी हो सकती है। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? संबंध करना, यानी कि कनेक्ट करना, सहारा प्रदान करना और संवहन करना, जैसे कि ब्लड।
संयोजी ऊतक के मुख्य प्रकार हैं, अच्छे से याद रखिएगा, रट कर रखिए ये सारे के सारे प्रकार, एडियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, अस्थि, उपास्थि और रुधिर। कंकाल संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो जो अस्थि उपास्थि है ना, ये आप जानते हो हमारे शरीर के ढांचा का निर्माण करते हैं। तो कंकाल संयोजी ऊतक जो है ये अस्थि और उपास्थि है, मतलब संयोजी ऊतक के ही अंदर हमने फिर से बांट दिया कंकाल संयोजी ऊतक, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं, अस्थि और उपास्थि, बोन्स एंड कार्टिलेज। डैश एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? अस्थि संयोजी ऊतक यानी बोन का मेन काम क्या है? शरीर को आकार देना, पेशियों और अंगों को सहारा देना। मानवों में सबसे मजबूत और कठोर ऊतक कौन सा है? सबसे मजबूत और कठोर ऊतक है अस्थि। अस्थि और उपास्थि की अधात्री डैश होती है, ठोस होती है। संयोजी ऊतक में जो मैट्रिक्स है ना, वो सॉलिड, लिक्विड और जेली लाइक तीनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अस्थि उपास्थि के केस में ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। अस्थि की अधात्री मुख्य रूप से किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। दो अस्थियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन है? जैसे यहाँ देखो, एक बोन यहाँ है और एक बोन यहाँ है, और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला एक ऊतक है जिसे लिगामेंट बोलते हैं। तो लिगामेंट हिंदी में स्नायु, यह लचीला लेकिन मजबूत ऊतक है और आधात्री कम होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें मैट्रिक्स तो है लेकिन कम है। कौन सा संयोजी ऊतक अस्थि और पेशी को आपस में जोड़ता है? यहाँ देखो, ये पेशी है, ये अस्थि है, और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक है टेंडन। टेंडन मजबूत है लेकिन स्नायु से कम लचीला है। अगर हम बात करें टेंडन लिगामेंट में, तो जो लिगामेंट है यह लचीला है, मजबूत तो ये भी है, मजबूत दोनों है, लेकिन इन दोनों में लचीला कौन है? तो लिगामेंट है। कौन सा संयोजी ऊतक अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है? तो ये है उपास्थि। इनके कोशिकाओं के पास पर्याप्त स्थान होता है। उपास्थि, यहाँ देख लो, कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि। तो यहाँ देखो, ये ज्वाइंट्स दिखलाया गया आपको, ये बोन है, ये बोन है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला यहाँ पर लिगामेंट है। क्योंकि ये ज्वाइंट है तो इस ज्वाइंट को चिकना बनाने के लिए यहाँ पर कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, यहाँ भी कार्टिलेज है, यहाँ भी कार्टिलेज है। उपास्थि के अधात्री को क्या कहा जाता है? कार्टिलेज के पास जो मैट्रिक्स है इसे कॉन्ड्रिन बोलते हैं। कॉन्ड्रिन जो कि प्रोटीन, शर्करा और रेशे से बना हुआ ठोस अधात्री है। उपास्थि शरीर के किस भाग में उपस्थित होता है? कार्टिलेज हमारे बॉडी के अंदर कहाँ मिलेगा? नाक के टिप, बाह्य कर्ण, श्वास नली के छल्ले, जो ट्रैकिया है उनमें जो रिंग्स प्रेजेंट है वो, और लैरिंग्स, इन सब में। किसकी उपस्थिति के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं? उपास्थि की उपस्थिति के कारण। एडियोलर संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाता है? एडियोलर ये मिलेगा त्वचा और मांसपेशी के बीच। त्वचा और मांसपेशी के बीच, रक्त नलिका यानी कि ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, और अस्थि मज्जा में। एडियोलर ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? आंतरिक अंगों को सहारा देना, अंगों के भीतरी खाली जगहों को भरना और ऊतक की मरम्मत में सहायता करना। ये काम है एडियोलर ऊतक का। एडियोलर ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाओं का नाम बताएं। ये नाम अच्छे से याद रखिएगा, देख लीजिए। फाइब्रोब्लास्ट है जो कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन बनाते हैं। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन से क्या बनते हैं? फाइबर्स, रेशे। कोलेजन प्रोटीन से कोलेजन रेशे और इलास्टिन प्रोटीन से इलास्टिन रेशे। उसके बाद मैक्रोफेज, जिसे हिस्टोसाइट भी बोल सकते हैं, जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, और मास्ट कोशिकाएं। अब मास्ट कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? तो हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। आपने WBC में भी पढ़ा था, WBC में जो बेसोफिल है वो भी हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये तीनों ही सिक्रीट करते हैं। तो ये बेसोफिलिक नेचर के होते हैं मास्ट कोशिका, बट दोनों अलग है। कौन सा संयोजी ऊतक वसा को संचित करता है, फैट को स्टोर करता है? यह है वसामय ऊतक, जिसे हम लोग एडिपोज ऊतक बोलते हैं। चर्बी भी इसी को बोलते हैं। वसामय ऊतक कहाँ पाया जाता है? वसामय ऊतक पाया जाता है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच। ये देखिए, ये स्किन है, ये है मसल, इनके बीच में फैट दिखलाया गया है। तो ये जो फैट है ना, ये है एडिपोज टिश्यू और साथ में एडियोलर टिश्यू, दोनों पाए जाते हैं। डैश ऊतक की कोशिकाएं वसा की बूंद से भरी होती है। एडिपोज ऊतक की जो कोशिका होती है ना, जैसे ये कोशिका है, तो इनमें बूंद होती है जिनमें स्टोर होता है फैट। इसमें फैट स्टोर होता है, और यहाँ साइड में ये साइटोप्लाज्म होगा, कोशिका द्रव्य होगा, तो नाभिक भी साइड में, माइटोकॉन्ड्रिया भी साइड में, ये सारे साइड में चले जाते हैं, और एक बड़ी सी बूंद होती है फैट की, इसमें फैट स्टोर्ड है। तो इस कोशिका को ना एडिपोसाइट बोलते हैं। डैश संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। यह है वसा। जो एडिपोज ऊतक है ना, ये ऊष्मीय कुचालक का काम करता है। किसी जीवित कोशिका या
उत्तकों की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहा जाता है। परीक्षण के लिए कोशिकाओं या उत्तक को शरीर से अलग करना क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है। मोटापा किसके अधिकता के कारण होती है? तो हम बोलते हैं चर्बी बढ़ गया, चर्बी बढ़ गया, तो एक्चुअल में वसामय उत्तक यानी कि एडिपोज टिश्यू जो है उसी का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। कौन सा उत्तक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? ये एडिपोज टिश्यू। ऊंट का कुबर यानी कि हम्प किस उत्तक का बना होता है? इसकी बात की जा रही है। ये एडिपोज टिश्यू है। तो ऊंट अगर लंबे समय तक खाना नहीं खाएगा तो यहीं से इसको एनर्जी मिलने वाली है, यही फैट जो है ये टूटेगा और यहाँ से एनर्जी मिलेगी। तो एडिपोज टिश्यू। जंतुओं के खुर, नाखून, सींग किस प्रोटीन के बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। हाइपरप्लासिया क्या है? तो कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि अगर हो रही है, कोई भी सेल हो उसकी संख्या में अगर असामान्य वृद्धि हो रही है तो उसी को हम लोग हाइपरप्लासिया बोलते हैं। वेल में ब्लबर किस उत्तक का बना होता है? एडिपोज उत्तक का बना होता है। काम क्या होता है? ऊष्मा को रोकना, बॉडी से ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकना, ऊर्जा को संचित करना यानी कि एनर्जी को स्टोर करना, और बायोन से भी मिलता है। सभी जटिल जंतुओं में डैश प्रकार के मूल उत्तक पाए जाते हैं। 4 प्रकार के मूल उत्तक पाए जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? यह है संयोजी उत्तक। सबसे मुलायम उत्तक कौन सा है? यह रुधिर। श्वेत रेशेदार उत्तक या फिर बोल दो श्वेत तंतु उत्तक किससे बना होता है? कोलेजन। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना वो व्हाइट होते हैं, याद रखिएगा। कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स यानी कि कोलेजन रेशे वो व्हाइट होते हैं क्योंकि कोलेजन प्रोटीन जो है ये व्हाइट होता है। उसके बाद पीला रेशेदार तंतु उत्तक किससे बना होता है? ये इलास्टिन रेशे से बना होता है। इलास्टिन प्रोटीन येलो होता है तो हम इसे येलो फाइबर भी बोलते हैं। श्वेत रेशेदार उत्तक का उदाहरण है टेंडन। टेंडन जो है ये व्हाइट फाइबर से बना हुआ है, जबकि लिगामेंट जो है ये येलो फाइबर से बना हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है। कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन कौन सी कोशिकाएं बनाती है? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो है ये फाइबर्स बनाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स बनाते हैं और फाइबर्स कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? यह है दांत का एनामेल। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। विंड पाइप या फिर ट्रैकिया बोल दो, इसमें उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये सारी जो रिंग्स है ना ये कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज के। डैश और डैश सघन उत्तक है। टेंडन और लिगामेंट जो है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, सघन उत्तक है। वहीं ढीला संयोजी उत्तक यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू हम बोलते हैं एडिपोज और एरियोलर को। हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? हैवर्सियन सिस्टम जिसे हम ऑस्टियोन भी बोलते हैं, ये मिलेगा बोन में। बोन में भी कहाँ? स्तनधारी के बोन में, वो भी कठोर अस्थियों में। बोन में 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर आपको हैवर्सियन सिस्टम मिलेगा, वो भी स्तनधारी के बोन में। तो मुलायम अस्थि में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ये वीडियो का होता है द एंड। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।